Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mazhar Ali Lectures. आज एक और लेक्चर है जिसमें हम मसल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है हम इन दिनों बात कर रहे हैं मूवमेंट और सपोर्ट की। मूवमेंट और सपोर्ट वाले इस यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। और हमारा पोर्शन सपोर्ट वाला चल रहा था, इसमें अब तक हमने स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल से देखा है। ह्यूमन स्केलेटन के मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए थे, एक था एक्सियल स्केलेटन और दूसरा पेडिकुलर स्केलेटन। The part of the skeleton which is present in the axis of body is what is called the axial skeleton, and the part of the skeleton which is attached to this axis or axial skeleton is what is called the appendicular skeleton. Axial skeleton के अंदर हमें दो कंपोनेंट पढ़े थे, शिलादा में बताएंगे कौन कौन से हैं वो। स्कल एंड रिब्केज। स्कल के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, देयर इज क्रेनियम, देयर इज फेशियल बोन। रिब्केज के चार पार्ट थे, फ्रंट साइड से स्टर्नम, पीछे वाली साइड से वर्टिकल कॉलम और साइड से रिब्स अटैच्ड थी। उसके बाद हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था। मुझे तो बताएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन से दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, गर्डल्स और लिम्स। गर्डल के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे काइंड के स्ट्रक्चर्स जिनमें दो या दो से ज्यादा बोन्स कंबाइन होकर के कैविटी की क्लोज कर लें, उन्हें हम गर्डल कहते हैं। हमारे पास दो तरह की गर्डल होती हैं, जो शोल्डर रीजन में है इन्हें पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है, जो हिप रीजन में है उन्हें पेल्विक गर्डल कहा जाता है। इन गर्डल्स पर अटैच होती है लिम्स की बोन, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में दो बोन है, स्केपुला एंड क्लेविकल, और पेल्विक गर्डल जो इसमें तीन बोन है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, ये हमने बात कर ली थी। लास्ट में ये देख लिया था कि जो पेक्टोरल गर्डल है इससे अटैच होती है ह्यूमरस, देन रेडियस एंड अल्ना, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। इसी तरीके से हमारी जो ये हाइंड लिम्ब है, इसके अंदर पहले फ्यूमर, फ्यूमर के बाद टिबिया, फिब्यूला, देन टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये हमने चीज डिस्कस कर ली थी। इसके बाद लास्ट टाइम हमने जॉइंट्स को डिस्कस किया था कि जॉइंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था वो प्लेस जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो उस प्लेस को हम ज्वाइंट कहते हैं। जहां दो बोन्स आपस में मिलती हैं, एक पार्ट बनता है, उसे ज्वाइंट कहा जाता है। हमारी जी जैसे कि नी ज्वाइंट, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ज्वाइंट्स हैं। जिस हमने डिस्कस किया है, ज्वाइंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, बल्कि तीन कैटेगरीज में, फिक्स्ड ज्वाइंट, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, हमारे क्रेनियम जो बोन्स के दरमियान मौजूद होते हैं सूचर्स कहा जाता है। दूसरा होता है पार्शियल मूवमेंट ज्वाइंट, जो एक हद तक मूवमेंट अलाउ करते हैं, ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करते। हमने डिस्कस किया था जैसे कि हमारे स्टर्नम और रिब्स, जहां पर रिब्स आकर अटैच होती है स्टर्नम पर, वहां पर जो ज्वाइंट्स हैं ये पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स होंगे। हम जब इनहेलेशन करते हैं, मसल्स इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस जब एयर एयर जब अंदर की आती है बॉडी के अंदर तो हमारा स्टर्नम मूव करता है अपवर्ड और आउटवर्ड। अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट के दौरान जो जो मूवमेंट होती है, जो ज्वाइंट इन्वॉल्व है, वो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट है। दूसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा डिग्री में मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ मौजूद थे, हिंज ज्वाइंट एक तो एल्बो रीजन में और दूसरा नी रीजन में। हिंज ज्वाइंट यानी एक हाथ तक मूवमेंट अलाउ करेंगे, ठीक है। इनको आप हाथ को ऐसे नीचे नहीं ला सकते हो, ठीक है, नीचे नहीं ला सकते हो, ऊपर एक ही साइड मूवमेंट अलाउ करेगा। डोर को भी आप खोल के एक साइड बंद कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बाहर की साइड नहीं खोल सकते हो, इसमें भी हिंज लगे हुए होते हैं, ठीक है, हिंज ज्वाइंट है ये। इसके बाद हमने पिवट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया था, पिवट ज्वाइंट भी होते हैं, यानी हमारा जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम और स्कल के दरमियान, वर्टिकल कॉलम और स्कल के दरमियान जो ज्वाइंट है वो पिवट ज्वाइंट है। इसकी वजह से हम इस तरफ और इस तरफ अपने स्कल को कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है, ये पिवट ज्वाइंट होते हैं, ठीक। इसके बाद हमने पिवट ज्वाइंट हो गए। स्लाइडिंग ज्वाइंट मैंने आपको बताए थे, हमारे जो रिस्ट रीजन है यहाँ पर और एंकल रीजन में, जहां कार्पल और टार्सल मौजूद होते हैं, ये स्लिप कर जाते हैं मेटाकार्पल और मेटाटार्सल पर रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमने ग्लाइडिंग ज्वाइंट पढ़े थे, मैंने बताया था वर्टिकल कॉलम को एक हद तक हम नीचे ला सकते हैं, उसके बाद नहीं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स, टेंडन और लिगामेंट का जो टॉपिक है वो हम आगे जब डिजीजेस पढ़ेंगे वो मैं आपको वहां बताऊंगा, उसका रीजन है। अच्छा, मसल्स, मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो उनसे क्या बनते हैं, टिश्यू। हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, हामिद, फोर, कौन कौन से, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, और नर्वस टिश्यू। उन्हीं में से एक जो है ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये नर्वस टिश्यू हमने पढ़ लिए जब हमने न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स पढ़े थे ना, तो हमने वहां डिस्कस किए। एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग जगहों पे डिस्कस किए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हमने कुछ डिस्कस किए हैं। आप मुझे कनेक्टिव टिश्यू का नाम बता सकते हो जो डिस्कस किया है स्केलेटन के अंदर, जी
ज्वाइंट नहीं, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज वो कनेक्टिव टिश्यू थे। आगे टेंडन लिगामेंट पढ़ेंगे वो कनेक्टिव टिश्यू होंगे। मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ कनेक्ट नहीं करता, ठीक है, इसका काम होता है सपोर्ट देना, भी इसी का काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, तो बोन हमें सपोर्ट देती है। आज हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है। शजील, मायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ मसल्स। मसल्स क्या होते हैं? यानी बॉडी के ऐसे काइंड के टिश्यू जिन पर आप स्ट्रेस डालें, जिन पर आप स्ट्रेस डालें या चेंज लाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाए। ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, ये रिलैक्स्ड स्टेट है, ठीक है, तो ऐसे काइंड के टिश्यूज को मसल कहा जाता है। ये रिलैक्स स्टेट है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, ठीक है। आपने इस पर स्ट्रेस लाया, आपने क्या करा कि इस पर कोई भी आपने टच किया, ठीक, या कोई भी काइंड का स्टिमुलाई आया। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये बताएं। चेंज, चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। से फॉर एग्जांपल चेंज ये था कि हमें पिन लग गई, ये चेंज है, ठीक है, तो यहाँ के जो मसल्स हैं पहले रिलैक्स थे, इस वाली स्टेट में थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। तो जब कोई टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं सर? मसल्स, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म चीज पर लग गया, आप हाथ को फौरन ड्राई लेना, ठीक है, तो हाथ पर लगना ये स्टिमुलाई, गर्म चीज पर लगना स्टिमुलाई था। आपने हाथ को जो हाथ की पेट जो स्टेट थी वो रिलैक्स वाली थी, आपने पुल किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो दोस टिश्यू व्हिच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आर नोन एज मसल्स, उनको मसल्स कहा जाता है। मसल्स की सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली एबिलिटी नहीं होती, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते, इनकी और भी कुछ खास बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब साइज में एक हद तक इंक्रीज हो जाना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना। जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मसल्स पर प्रेशर डालकर अपने मसल्स को डेवलप कर लेते हैं, मसल साइज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन 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 जब वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो उनकी स्किन लटक जाती है, ठीक है, क्योंकि मसल्स में ये एबिलिटी है कि वो साइज में इंक्रीज होने के बाद जब आप उस पर वो फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो वो साइज में श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, साइज में छोटा हो जाएगा। बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, मसल डेवलप कर जाते हैं। जब स्लोली स्लोली बड़ी एज में आकर के वो मसल पर वो प्रेशर डालना छोड़ देते हैं तो मसल तो छोटे हो जाते हैं, लेकिन मसल के ऊपर जो स्किन खिंच गई थी ना, वो छोटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्किन लटक जाती है। एक और कंडीशन बताता हूँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है। देखिए यूट्रस, जो अनप्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें यूट्रस का साइज बहुत ही छोटा होता है, एक ही जितना होता है अनप्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड मौजूद है, उसके अलावा प्लेसेंटा मौजूद है, इतनी सारी जब चीजें आ जाएंगी तो ये यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये चीज एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, ये चीज एक्सटेंसिबिलिटी, मैं आपको एक्सटेंसिबिलिटी समझाना चाह रहा था। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब मसल्स, यूट्रस, यूट्रस ही वो जगह होती है जहां प्रेगनेंसी होगी। साइम, आपको बात है नहीं समझ में? वो जगह जहां प्रेगनेंसी होगी उसे यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस में बेबी की डेवलपमेंट के टाइम पे इसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जब कभी मसल का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा ना, उस कंडीशन को एक्सटेंसिबिलिटी कहा जाता है। इतनी बातें आ रही है समझ में? नहीं आ रही? आ रही है। एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक, अच्छा। उसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि शेप चेंज होने के बाद वापसी रीगेन कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉडी बिल्डर ने वर्कआउट करा था, मसल का साइज क्या हो गया था? इंक्रीज, बहुत ही एक्सटेंसिबिलिटी। लेकिन जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ दी तो क्या हुआ? साइज डिक्रीज हो गया, मसल की जो शेप थी उन्होंने वापसी रीगेन कर ली, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? यूट्रस के साथ भी ऐसा है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में इसका साइज छोटा था, आई मीन नॉन प्रेग्नेंट में साइज छोटा था, प्रेग्नेंट में साइज बढ़ गया, जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके कुछ टाइम बाद यूट्रस का साइज फिर से छोटा हो जाएगा। साइज का इंक्रीज करना क्या था? एक्सटेंसिबिलिटी। और वापसी रिड्यूस कर जाना क्या है? इलास्टिसिटी। ये सिर्फ मसल की फीचर है, किसी बॉडी के दूसरे टिश्यू के अंदर, चार टाइप के टिश्यूज है ना, दूसरों में ये एबिलिटी नहीं होती। मसल में ये एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की भी, एक्सटेंसिबिलिटी की भी और इलास्टिसिटी की भी। अब एक्साइटेबिलिटी की बात करते हैं। एक्साइटेबिलिटी का मतलब मसल्स चेंज का रिस्पॉन्स देते हैं। जिस तरीके से हमने कौन से और टिश्यू पढ़े जो रिस्पॉन्स देते हैं चेंज का? नर्वस टिश्यू, ठीक है, इसमें न्यूरॉन का शुमार है। तो न्यूरॉन एंड मसल्स, न्यूरॉन एंड मसल ऐसे तो टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर जो किसी चेंज का रिस्पॉन्स देते हैं। दैट्स व्हाई इनको एक्साइटेबिलिटी, दैट्स व्हाई इनमें एक्साइटेबिलिटी मौजूद होती है। इस कंडीशन को एक्साइटेशन कहा जाता है और प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है। एक रिकैप लेते हैं। मसल्स कौन से टिश्यू होंगे हमारी बॉडी के अंदर शजील? जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, रिलैक्स भी हो जाए। वेरी गुड। इनमें कुछ फीचर्स होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब हसन, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाए। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब हसन, अपना अली, साइज में इंक्रीज हो पाए। इलास्टिसिटी का मतलब शिलात,
डिक्रीज हो जाए। एक्साइटेबिलिटी का मतलब हामिद बताएंगे हमें। रिस्पॉन्स देना। दो ही टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर जो एक्साइटेबिलिटी रखते हैं, कौन कौन से हैं कवर? नर्वस और ये मसल्स। डन। अब आगे हम इनकी टाइप्स देखते हैं। स्केलेटन, ये जो मसल्स होते हैं इनकी तीन टाइप्स हैं। देयर इज स्केलेटल मसल्स, देयर इज स्मूथ मसल, देयर इज कार्डियक मसल। यहां मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, यानी ये कहां मौजूद होंगे, इनकी अपीयरेंस कैसी है, इनका एक्शन कैसा है, और उनके सामने जो है वो फीचर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं। देखिए स्केलेटल मसल नाम ही काफी सुना रहा है कि ये हमारे स्केलेटन पर अटैच्ड होंगे, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ये स्केलेटन पर अटैच्ड हो। हमारी जुबान किसी स्केलेटन पर तो अटैच नहीं है ना, वो स्केलेटल मसल से बनी हुई है। फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स वो भी स्केलेटल मसल से बना हुआ है। इसोफेगस जो है ना, इसोफेगस का 1/3 अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस का ऊपर वाला 1/3 पार्ट भी स्केलेटल मसल से बना हुआ है। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट जो होता है, लास्ट पार्ट, वहां एनस मौजूद होता है। एनस के अंदर दो तरह की मसल की रिंग होती है, दोनों कानों से सुननी है आपको बातें। एनस के अंदर दो मसल्स की रिंग होती है, ठीक है, दो रिंग्स होती है मसल्स की, एक अंदर वाली इंटरनल और बाहर वाली एक्सटर्नल। मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं? एनस, एनस के बारे में। एनस के अंदर दो मसल्स की रिंग होती है, एक इंटरनल दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो स्मूथ मसल्स है, वो बाद में पढ़ते हैं हम, लेकिन जो एक्सटर्नल है ना वो स्केलेटल मसल्स है। और थैंक गॉड ये स्केलेटल मसल्स है जिनकी वजह से हम अपनी मर्जी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिमूव करते हैं। अगर यहाँ पर ये स्केलेटल मसल नहीं होते तो हर जगह पर हम अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर रहे होते, ठीक है। तो एंट्री टू द डाइजेस्टिव सिस्टम फेरेंक्स और एग्जिट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एनस, वहां नेचर ने हमें स्केलेटल मसल्स दी हैं। आ रही है बातें समझ में? इसके अलावा यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या था आपको याद है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया था, बचपन की बातें, पुरानी बातें, ठीक है जी, पुराने साल की जी जी। हमने देखा था कि किडनीज मौजूद थी, किडनीज से अराइज वाली ट्यूब का नाम क्या था? यूरेटर्स। यूरेटर के बाद क्या था? यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर से क्या अराइज हुई थी? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अंदर भी ऐसी मसल की दो रिंग्स होती हैं, एक इंटरनल दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल स्मूथ मसल से बनी हुई है और एक्सटर्नल स्केलेटल मसल से बनी हुई होती है। इसी वजह से हम यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी मर्जी से पास आउट कर पाते हैं। अगर ऐसा ना होता, वहां पर स्केलेटल मसल नहीं होते, तो हम हर जगह यूरिन भी पास आउट कर रहे होते। बच्चों में और बूढ़ों में, बच्चों में और बूढ़ों में इन स्केलेटल मसल की टोन ढीली हो जाती है, इस वजह से वो समटाइम या ज्यादा देर तक यूरिन को रोक नहीं पाते, यूरिन उनकी बॉडी से पास आउट हो जाती है, ठीक है। बच्चों को भी सिखाया जाता है कि इस टोन को कैसे रेगुलेट करना है, जब उनको वॉशरूम की नीड होगी तो उनको बताना है और वॉशरूम जाना है, ठीक है, सिखाया जाता है इसको कंट्रोल करना। यहां तक बातें आ रही है आपको समझ में? मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, सिर्फ स्केलेटन पर अटैच नहीं होते, वो तो हैं, उसके अलावा टंग में भी मौजूद होंगे, फेरेंक्स में भी होंगे, 1/3 पार्ट ऑफ द इसोफेगस के अंदर भी मौजूद होंगे, और एनस के एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर और यूरिथ्रा के एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर भी ये मौजूद होंगे। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई? ये तो इनकी लोकेशन थी। ऑन स्केलेटन, टंग, फेरेंक्स, अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस, डायफ्राम, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जी हाँ, हमारी जो डायफ्राम होती है वो मसल्स की शीट जो हमारी थोरेसिक और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, इस शीट को हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम भी जो है वो स्केलेटल मसल से बनी हुई होती है, इसे फ्रेनिक मसल भी कहते हैं। मेन मसल है ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए। आ रही है इतनी बातें समझ में? आगे मूव कर सकते हैं। स्मूथ मसल की लोकेशन देखते हैं। स्मूथ मसल ना हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, जिसमें स्टमक का शुमार होता है, किडनीज का शुमार होता है, हार्ट का शुमार होता है, ब्लड वेसल्स जो है, इनकी लाइनिंग, इनकी दीवारें जो है ना वो स्मूथ मसल से बनी हुई है। जितने भी होलो ऑर्गन है, मतलब अंदर से जो खाली है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फीमेल के केस में यूट्रस, हार्ट, ठीक है, ये सारे के सारे स्मूथ मसल, ब्लड वेसल्स, इनमें स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। हमारी स्किन के नीचे हेयर्स जो है ना, हेयर के नीचे मसल की एक रिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई, हमारे जो हेयर इरेक्ट होते हैं इन्हीं की वजह से होते हैं। इरेक्टर पिलाई में भी स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। जी हाँ, मतलब बॉडी के जो अंदर होलो ऑर्गन, अंदर से जो खाली है, उनके अंदर इरेक्टर पिलाई। हमारे हेयर्स के जस्ट नीचे मसल्स की रिंग मौजूद है, ठीक है, हमारे हेयर्स के जस्ट नीचे मसल्स की रिंग मौजूद है, इन्हें इरेक्टर पिलाई कहा जाता है। ये भी स्मूथ मसल है जी, इनके नीचे, ठीक है, ये इरेक्टर पिलाई होते हैं। तो ये मौजूद होंगे कहाँ कहाँ मौजूद होंगे? मसूद बताएंगे हमें, स्मूथ मसल कहाँ कहाँ मौजूद होंगे? जी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है वहां, और हेयर के जो इरेक्टर पिलाई है, वेरी गुड। और सिलियरी मसल, सिलियरी मसल याद है जब हमने आई पढ़ा था,
आई के अंदर मैंने आपको 3 कोट्स बताई थी। आउटर कौन सी कोट थी? कॉर्नियोस्क्लेरल कोट। इनर कोट कौन सी थी? वेस्कुलर कोट, जिसके 3 पार्ट थे, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, ठीक है, आइरिस। वहां सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं, उनके उन सिलियरी प्रोसेसेस को होल्ड करने के लिए सिलियरी मसल इन्वॉल्व है। हम जो पिपल का साइज ना बढ़ रहा होता है, कम हो रहा होता है, वो इन्हीं की वजह से हो रहा होता है, वो भी स्मूथ मसल है, ठीक है जी। उसके बाद कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम ही कहानी सुना रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना जिस तरीके से। कार्डियक वर्ड का मतलब ऐसे काइंड के मसल्स कार्डियक मसल यानी ऐसे काइंड के मसल जो हार्ट की वॉल के अंदर मौजूद है। हमारी जो प्यारी सी हार्ट है ना, इसकी मसल, इसकी वॉल के अंदर कार्डियक मसल बड़े स्पेशल होते हैं इन दोनों के मुकाबले में। ये स्केलेटल मसल थक जाते हैं, हम चल चल के बोल बोल के थक जाते हैं, जुबान भी थक जाती है, कुछ लोगों की नहीं थकती। स्मूथ मसल जो है ना, स्मूथ मसल भी काम करके थक जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में फटीग की एबिलिटी है, यानी थक जाने की एबिलिटी है। लेकिन जो कार्डियक मसल है वो कभी नहीं थकते, वो पैदाइश से पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू करते हैं, और बंदा जब तक हयात है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती, ये काम करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर कुछ स्पेशल एडाप्टेशंस हैं इनके मुकाबले में। मैं आपको एक बता रहा हूं, इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन है वो कम होता है, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल, लेकिन इनके अंदर कार्डियक मसल्स के अंदर वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाते हैं, कभी भी नहीं थकते। हार्ट थका, बंदा थक जाएगा, बंदा गया, समझो अगर ये रुक गए तो, ठीक है। तो इनमें ये एबिलिटी है, और ये सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ हार्ट में मौजूद थे, ठीक है। हमजा बताएंगे ये कहां मौजूद थे स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल कहां मौजूद थे? नहीं, इस हमारे स्केलेटन पर अटैच थे, टंग के अंदर मौजूद थे, फेरेंक्स, इसोफेगस और जी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल, वो स्मूथ मसल थे, ठीक है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर के अंदर स्मूथ मसल कौन से थे हसन? होलो ऑर्गन्स के अंदर मौजूद हो, ठीक है, सिलियरी प्रोसेस के अंदर मौजूद हो, इरेक्टर जी। ये चीजें आप घर जाके पढ़ोगे ना तो और भी समझ में आएंगी। कार्डियक मसल कहां मौजूद है सचिन? बहुत ही आसान है, कार्डियक मसल वॉल ऑफ हार्ट के अंदर, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट के अंदर। अब ये तो इनकी लोकेशन थी, अब इनकी स्ट्राइएशन पढ़ते हैं। स्ट्राइएशन का मतलब जब इनकी स्लाइड्स बना के आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे ना तो आपको ये कैसे दिखेंगे। ये जो होते हैं ना स्केलेटल मसल, इनमें आपको लाइट और डार्क बैंड नजर आएंगे, लाइट और डार्क बैंड नजर आएंगे, ठीक है। इनमें लाइट और डार्क बैंड नजर आते हैं, लाइट और डार्क बैंड, और लाइट और डार्क बैंड की इस अपीयरेंस को हम स्ट्राइएशन कहते हैं। स्केलेटल मसल को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो आपको लाइट और डार्क बैंड नजर आएंगे, इस प्रॉपर्टी को स्ट्राइएशन कहा जाता है। स्मूथ मसल ऐसे नहीं दिखते, ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इस वजह से नाम ही स्मूथ रख दिया इनका, ठीक है। कार्डियक मसल जो है ये भी स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएटेड का मतलब हामिद, डार्क और लाइट बैंड नजर आएंगे आपको, ठीक है। घेरे और हल्के एरिया और रीजन नजर आएंगे आपको इनके सरफेस पर। स्ट्राइएटेड कौन से होंगे? स्केलेटल मसल इसका स्ट्राइएटेड है, स्मूथ नॉन स्ट्राइएटेड है, और कार्डियक स्ट्राइएटेड है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन का मतलब कैसे काम करते हैं। जो स्केलेटल मसल है, दोनों कानों से सुनिएगा, ये होते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब समझते हैं आप? जो हमारे कंट्रोल में हो, जिनको जैसा चाहे हम कंट्रोल करवा सकते हैं, जुबान से जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं ना, वो अलग बात है कि समटाइम कंट्रोल में नहीं रहती है। मसल्स जो स्केलेटल के मसल से जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम, ठीक है। मैंने कहा ना, ये स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हमारे कंट्रोल में, जिस वजह से हम जब चाहे जब डाइजेस्टेड मटेरियल को रिमूव करते हैं बॉडी से, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, और जब चाहे तभी यूरिन को पास आउट करते हैं। अगर ये नहीं होते, स्मूथ मसल होते, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हर टाइम जो है यूरिन और फीकल मैटर को पास आउट कर रहे होते जैसे जैसे वो बन रहा होता, ठीक है। तो नेचर ने ये हम पर एक नेमत दी है हमें, ये वॉलंटरी मसल्स की। इनवॉलंटरी मसल जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हार्ट अभी ब्लड फ्लो कर रहा है ना हमारे ब्लड वेसल के अंदर, क्या कंट्रोल कर सकते हो आप? हार्ट बीट को बड़ा कम कर सकते हो आप? स्टमक के अंदर जो फूड मूव कर रहा है आगे, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? अभी से कंट्रोल नहीं है उन पर हमारा। ये जो कार्डियक मसल है ना, ये भी इनवॉलेंट्री है। हार्ट की वॉल को आप स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करवा नहीं सकते, ना ही रिलैक्स करवा सकते हो, ठीक है। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में ना हो। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? चलिए एक रिकैप ले लेते हैं, आज हमने पढ़ा क्या है। मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। मसल्स यानी ऐसे टाइप के टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या था? साइज में इंक्रीज करना, इलास्टिसिटी, जी वेरी गुड, एक्साइटेबिलिटी, रिस्पॉन्ड देना। 3 टाइप के मसल्स थे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटन कहां मौजूद थे? टंग, स्केलेटन पर
pharynx, 1/3 part of the upper 1/3 of esophagus. वेरी गुड. एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. स्मूथ मसल कहाँ मौजूद थे जी? इरेक्टर मसल, इरेक्टर पिलाई जो है यहाँ, और होलो ऑर्गन्स की लाइनिंग के अंदर. कार्डियक कहाँ मौजूद थे? इनमें से नॉन स्ट्राइएटेड कौन सा था? स्मूथ मसल. और कौन से दो स्ट्राइएटेड थे? स्ट्राइएटेड का मतलब क्या होगा? लाइट और डार्क बैंड जिन पर मौजूद हो. और कौन से इनमें से वॉलेंट्री थे, हमारे कंट्रोल में थे? स्केलेटल. और बकाया दो जो थे वो इनवॉलेंट्री. तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था. इसको रिवाइज करिएगा. अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन अल्लाह हाफिज.